तीन निगाहों की एक तस्वीर पार्ट 2। मुझे उनका यह अत्यधिक क्रोध समझ में नहीं आ रहा था। साथ ही यह भी लग रहा था कि वह नौकर की आड़ में मुझको ही तो नहीं डांट रही हैं। उसी दिन मैंने दर्जी के पास सारे कुर्ते ले जाकर सीप की जगह कपड़े के बटन लगवा लिए। यूँ भाभी मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पर उन्हें मित्रों का बहुत आना जाना पसंद नहीं था। एक दो बार तो मैंने यह भी देखा कि मुझे बिना सूचना दिए ही उन्होंने मेरी एक परिचिता को यह कहकर लौटा दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ। मुझे बुरा लगा, फिर सोचा शायद यहाँ लोगों के आने से इनके पति को परेशानी होती होगी। दूसरे दिन जब मेरी एक मित्र आई तो मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि बाहर किसी प्रकार की आवाज़ न जाए। करीब घंटे भर बाद वापस जाने के लिए जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, देखा भाभी दरवाजे पर ही खड़ी थी। मेरी मित्र की ओर देखती हुई वह ज़ोर से रोकर चिल्लाने लगी, तुम लोगों को इतनी भी लज्जा नहीं कि बगल में एक बीमार आदमी है जो ज़रा हंसी ठिठोली कम करे? दरवाज़ा बंद करने से ही क्या हो जाता है? उस लड़की से क्षमा याचना करता हुआ मैं उसे नीचे ले गया। लौटा तो सोचा भाभी से साफ साफ बात कर लूँगा। भाभी का इस प्रकार दरवाजे पर खड़े होना भी मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जैसे ही मैं लौटा, भाभी ने मुझे देखते ही ज़ोर से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। यह भी एक नई बात थी। यहाँ आने के बाद मैंने कभी उन्हें दरवाज़ा बंद करके रहते नहीं देखा था। यहाँ तक कि रात को भी वह दरवाज़ा खुला ही रखती थी। शाम को मैं बाहर चला गया। मन का आक्रोश धुला नहीं था। रात 9 बजे लौटा तो देखा भाभी का कमरा वैसे ही बंद था। मैं उन्हीं के बारे में सोचता सोचता जाने कब सो गया। इसके बाद 2 दिन तक हमारी कोई बात नहीं हुई। उनके कमरे का दरवाज़ा भी बंद ही रहता। जब कभी बाहर निकलती तो देखता कि 2 दिन में ही चेहरा बड़ा उतर गया है। आँखों से लगता था जैसे बराबर रोती ही रही हैं। तीसरे दिन रात 9 बजे के करीब मैं अपने कमरे में बैठा एक कहानी लिख रहा था कि दरवाज़ा धकेल कर भाभी भीतर आ घुसी। उनके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख थीं। उनकी यह करुण और दयनीय स्थिति देखकर मन जाने कैसा हो गया। मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही वह हाथों में मुँह छिपा फूट फूट कर रो पड़ी। अब मैं क्या करूँ? आज डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया है कि इन्हें पहाड़ पर नहीं ले जाया गया तो बचना मुश्किल है। आज तो मैंने उन्हें टहलते हुए देखा था और मुझे लगता था कि उनकी तबीयत सुधर रही है। किस डॉक्टर ने कहा सब गलत है, आप हिम्मत से काम लीजिए। नहीं नहीं, ये सब झूठी तसल्लियाँ हैं। आज तो एकाएक ही जैसे हौसला टूट गया, हिम्मत पस्त हो गई। जिस दिन ब्याह कर आई उसी दिन से इनकी सेवा कर रही हूँ, पर इन्हें अच्छा नहीं कर पाई और अब तो 11 बजे तक इन्हें तरह तरह से आश्वासन देता रहा। स्नेहपूर्ण बातों से उनका मन भरमाता रहा। एक बार आवेग में आकर उन्होंने अपना सिर मेरे सीने पर टिका दिया। मैंने धीरे से हटाकर उन्हें हौसला बंधाया। थोड़ी देर बाद उठकर जब वह गई तो ऐसी निराशा उनके चेहरे पर छाई थी मानो जुआरी अपना सब कुछ हार गया हो। उस दिन सच ही वे बड़ी उद्विग्न थी, बेहद परेशान। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेटा तो नींद नहीं आई। बार बार भाभी का बेबस मायूस चेहरा आंखों के आगे उभर आता। आखिर जब कमरे में दम घुटने लगा तो मैं चुपचाप ऊपर छत पर चला गया, पर दरवाजे पर पहुंचकर ही ठिठक गया। देखा छत की मुंडेर पर दोनों कुहनियाँ टिकाएं भाभी शून्य भाव से सामने देख रही थी। मन बुरी तरह अकुला उठा। एक बार उचित अनुचित का ज्ञान भूलकर बड़ी जोर से इच्छा हुई कि इस रोती बेबस नारी को जाकर अपनी बाहों में भर लूं। अपने लिए नहीं, उनके संतोष के लिए, उनकी सांत्वना के लिए। लेकिन फिर ख्याल आया इस आग को भड़काने से लाभ। मैं चुपचाप नीचे उतर आया और उन्हीं की बात सोचते सोचते जाने कब सो गया। रात शायद आधी से ज़्यादा बीत चुकी थी कि अचानक किसी के स्पर्श से चौंक उठा।
आंखें खोली तो देखा भाभी मुझ पर झुकी हुई थी। पहली बात जो दिमाग में आई वह यही कि इनके पति चल बसे। फिर एकाएक अज्ञात भय से काँप उठा। पर भाभी की आंखों में जाने क्या था कि कहानी यहीं से फाड़ दी गई थी और चारों तरफ नोट लिखे थे। दर्शना 7/3/47। इनकी हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है। इनके चिपके हुए गाल, निस्तेज आँखें, कुम्हलाया पीला चेहरा और पैसा सीना देखती हूँ तो लगता है खूब रोऊं। इन्हें कैसे अच्छा करूँ कि हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो जाएं। 20/8/47। मेरी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। जब कभी सोचती हूँ कि अब क्या होगा तो आँखों के आगे ऐसा अदेभय अंधकार छा जाता है जिसके परे कुछ दिखाई नहीं देता। मन बड़ा टूटा सा रहता है। सब और निराशा, उदासी, न दिन को चैन न रात को नींद। विचित्र विचित्र सपने आते हैं। कल के सपने का ही क्या अर्थ हुआ भला। देखा छोटी छोटी पहाड़ियों की चोटियों से जल के झरने झर रहे हैं और फिर भी आसपास कहीं हरियाली नहीं। रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। कोई उस जल को पीने वाला नहीं। कोई फल फूल उस जल से खिलने वाला नहीं। विचित्र संयोग था। जल के किनारे निर्जन रेगिस्तान। जल की इससे बढ़कर और क्या निरर्थकता हो सकती है। पर यह भी कोई सपना हुआ भला। 13/5/48। आज मेडिकल कॉलेज गई थी। मैंने वहाँ हड्डियों का ढांचा देखा। देखकर ही जाने कैसा विचित्र भय मेरे मन में समा गया। एक दहशत सी छा गई। मुझे लगा उस कंकाल ने अपने दोनों हाथ फैलाना शुरू किया और मुझे दबोच लिया। उसकी पकड़ कसती जा रही थी और 130 नायक खलनायक विदूषक मुझे लग रहा था, जैसे कोई मेरे शरीर का रक्त सोखे जा रहा है। उसके बाद शायद मुझे गस आ गया था, क्योंकि मुझे कुछ मालूम नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि मैं इतना परिश्रम ना करूं, नहीं तो मेरी भी हालत ख़राब हो जाएगी। सच ही तो है, मैं बीमार हो गई तो इन्हें कौन देखेगा। पर इस भय से कैसे मुक्ति पाऊं। घर के जिस कोने में भी जाती हूँ वह कंकाल मुझे दबोचने को चला आता है, जैसे मुझे वह मार कर ही छोड़ेगा। 6/4/50। इस नौकर को बदलना ही होगा। कितनी बार इससे कहा कि ठीक से कपड़े पहन कर रहा करो, ये सुनता ही नहीं। सोचती हूँ नौकरानी रख लूँ, पर बाहर के काम की वजह से इसे ही रखना पड़ता है। यूँ हरीश जी के आने से कुछ सुविधा ज़रूर हो गई है, पर उनका क्या, लेखक आदमी हैं। फिर छाती के बटन तो उनके भी टूटे ही रहते हैं। जाने क्यों यह निर्लज्जता मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। किसी की उघड़ी छाती देखकर सारे बदन में जैसे कांटे चुभने लगते हैं। 11/10/50। सामने वाली मैम का यह काला झबरा कुत्ता कितना प्यारा है। इसके काले बड़े बड़े बाल कैसे सुहावने हैं। जी चाहता है अपना मैं उसके काले बालों में छिपा लूं। शाम को जब वह घूम कर आता है तो कितने प्यार से मैम का हाथ चाटता है। दोनों टांगें उसके कंधे पर रखकर अपना सिर उसकी छाती से लगा लेता है। मैम उसके मुलायम केसों में उंगलियां डालकर सहलाया करती हैं। ये कुत्ते भी कितने स्नेही और ममतामय होते हैं। कहते हैं यह मैम इस कुत्ते को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। मन करता है मैं भी एक कुत्ता पाल लूँ, काले झबरे बालों वाला। उसके बालों में उंगलियां डालकर सहलाऊं, उसे प्यार करूं। पर कौन देख रेख करेगा उसकी। अभी तो इनके कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। कितना मन करता है कि नैना को अपने पास बुलाऊं, पर कैसे लिखूं। दीदी भेजेंगी नहीं, भेजें भी कैसे। इनको टीवी है और उनकी अकेली लड़की है। सब कुछ जानती हूँ, उसे बुलाना ठीक नहीं है। फिर भी बड़ी इच्छा होती है कि वह मेरे पास हो, मैं उसे प्यार करूं, उसके साथ खेलूं, उसे अपने पास सुलाऊं। कितनी प्यारी बच्ची है। 8/5/51। आज ऊपर गई तो विचित्र ही दृश्य था। सामने वाली मैम के कुत्ते को जाने क्या रोग हो गया है कि उसके सारे बाल झड़ गए और चमड़ी खाद से भर गई।
सुनते हैं मैम ने बहुत इलाज करवाया, पर अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मैम एक ज़माने में उसे कितना प्यार करती थी, पर अब उसे अंदर भी नहीं आने देती। आज मैंने सुना रोते रोते उसने अपने नौकर को हुक्म दिया कि उसे बाहर ले जाकर सूट कर दो। कुत्ता निरीह भाव से खड़ा था, मानो वह भी समझता था कि इस निरर्थन जीवन को ढोने से कोई लाभ नहीं। वह आगे भी नहीं बढ़ा। इस गंदी बीमारी को लेकर मैम तक जाने का भी उसे अधिकार नहीं है। यह बात भी जैसे वह समझता है। ओह, कुत्ते भी कितने समझदार होते हैं। पर जो बात कुत्ता समझ रहा है वह जाने क्यों मेरे गले नहीं उतर पा रही है। जिस कुत्ते को मैम इतना प्यार करती थी उसे अब सूट करवा रही हैं। क्या यह ठीक है? कभी लगता है ठीक है, कभी लगता है गलत है। 13/5/58। 4 दिन से कुत्ते की इस घटना ने मुझे पागल बना रखा है। लगता है मैं सच ही पागल ना हो जाऊं। हरीश जी के पास एक लड़की आती है तो जाने क्यों मुझे ज़रा नहीं सुहाती। खैर, मुझे क्या, कोई भी आए जाए, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सद्बुद्धि दे, बल दे। पर अब तो इतनी थक गई हूँ कि प्रार्थना करने की शक्ति भी जाती रही। 14/5/58। आज इन्होंने मुझे मारा। शादी के बाद आज पहली बार मैंने जाना कि इनके शरीर में अब भी इतना जोर है। इनकी बीमार लातों ने भी मेरी कमर तोड़ दी। तो जब ये टांगें पुष्ट रही होंगी, कितना जोर रहा होगा इनमें। हजारों बार ही मैंने गलतियाँ की। कितना अच्छा होता उस समय भी ये मुझे मारते। कम से कम फिर इतनी बड़ी गलती तो नहीं करती। मुझे मार खाने का ज़रा भी गम नहीं। काश इन्होंने पहले मारा होता। हरीश जी के लिए बहुत दुख है। मेरे पीछे इन्हें भी व्यर्थ ही अपमानित होना पड़ा। 15/5/58। आज इन्होंने घर से निकल जाने को भी कह दिया। आज सब जगह इन्होंने पत्र भी लिखे हैं, माँ, भैया और दीदी को। जाने क्या क्या लिखा होगा। जो मौखिक सहानुभूति आज तक मिलती आई थी वह भी बंद हो जाएगी। शायद सब मुझसे नफ़रत ही करने लगें। फिर भी जाने क्यों मुझे ना अपने किए का दुख है, ना इस दंड का। इस सब के बाद मैं स्वयं ही घर छोड़कर निकल जाती। 2 दिन आगे या पीछे विधाता जिस दंड का विधान करने वाला था वह आज ही हो गया। पर इनका क्या होगा? कोई संबंधी यहाँ झांकना भी पसंद नहीं करता। पर जो मनुष्य बिना क्षमता के केवल चाहना ही चाहना करता है, उसका अंत इसके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है। 20/7/51। आज उनकी मृत्यु का समाचार सुना। समझ नहीं पा रही हूँ क्या करूँ। मेरी तो सारी भावनाएं ही जैसे मर गई। मैं ही जाने क्यों जिंदा हूँ। 13/8/51। भाग से मुझे संगीत के पंडित जी अच्छे मिल गए। एक ज़माने में मुझे गाने बजाने का कितना शौक़ था, पर सब छूट गया था। उस समय जो मात्र शौक़ था उसे अब जीविका का साधन बनाना पड़ा। यहाँ एक स्कूल में नौकरी मिल गई है। लगता है जीवन को एक राह मिल गई। सब ओर से बेसहारा होकर भी अब जी लूँगी। 23/11/51। आज नैना का जन्मदिन है। डरते डरते मैंने उपहार भेजा था। कौन जाने रखे ना रखे, पर उन्होंने रख लिया। तो क्या समझूं कि दीदी आज भी मुझे प्यार करती है। ये भावना ही कितनी सुखदाई है कि कोई हमें भी प्यार करता है। 2/6/52। हरीश ने मुझ पर कहानी लिखी, पर लिखकर इतना मनोवैज्ञानिक बनाने की क्या आवश्यकता थी। यूँ भी कह देता तो मैं उसे दोष नहीं देती, मूर्ख कहीं का। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूं।